गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9वीं में भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का चौथा अध्याय जिसका शीर्षक है भारत की नदियां एवं अफवाह तंत्र, अफवाह प्रणाली। जिसमें भारत की नदियां, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। और इस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ भारत में बहुत सारी नदियां हैं। आपको पता होगा कि भारत में नदियां कहाँ से निकलती हैं। अक्सर नदियां देखोगे पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर वह जिस समय निकलती हैं उस समय वो बहुत तेज गति में रहती हैं और फिर वो धीरे धीरे निम्न मध्यम गति में आती हैं और फिर उसके बाद जब बहुत सारी जो नदियां हैं वो मिलने लग जाती हैं तो इसका भाग चौड़ा होने लग जाता है और वो अपना एक बहने का मोड़ बना लेती हैं, जिसको हम वो धरातल पर बहती हैं उसको हम नदियां कहते हैं। तो यहाँ पर भारत की नदियों के बारे में है तो भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम में कई सारी ऐसी नदियां बहती हैं जिसके कारण से यहाँ पर के लोगों का जीवन बहुत सुखमय है, क्योंकि नदियां ही जीने का आधार बन गई हैं। हम लोग देखते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों की सभ्यता का भी जन्म नदियों के किनारे में हुआ है, क्योंकि नदियां के किनारे में सभ्यताओं का जन्म होने का एक प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर हमको पानी भी मिलता है, उपजाऊ भूमि भी मिलती है, रहने के लिए स्वस्थ वातावरण भी रहता है। इसीलिए यहाँ पर अक्सर करके देखेंगे सभ्यताओं का जन्म हुआ है। हर एक सभ्यताओं का जन्म नदी घाटी के किनारे ही हुआ है। देखा जाएगा तो हम लोग इतिहास में भी पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भारत की नदियों के बारे में आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे कि भारत की नदियाँ कहाँ कहाँ पर है, भारत की नदियों की अवस्थाएं क्या होती है। सबसे प्रमुख तो यह है कि भारत में जो नदियाँ निकलती हैं या नदियों के कोई भी देश में निकलती है, लेकिन उसकी अवस्था क्या होती है। ये अवस्था देखोगे, इसमें एक तो युवा अवस्था होता है, दूसरा प्रौढ़ अवस्था रहता है और तीसरा वृद्धावस्था रहता है। तो युवा अवस्था से हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले इसमें संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, उसको अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। इसमें नदियां देखेंगे, नदियों का उद्गम पर्वतीय क्षेत्रों से बहता हुआ होता है और यहाँ पर ये कई क्षेत्रों से बहते हुए, जैसे देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय से निकलने वाली अगर नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और वो जब बहती हैं तो उन क्षेत्रों में जब अगर शीतकालीन होता है तो वो नदियाँ हिम नद के रूप में बदल जाती हैं और वही ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर जो हिमालय के में जो बर्फ जम जम कर बड़ा सा चट्टान बन जाता है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर के पिघलने से ही नदियों का यहाँ पर उद्गम मतलब बहाव होता है। जब नदियाँ निकलती हैं तब तेज गति में होती हैं और फिर ये धीरे धीरे अपने मतलब युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में पहुँचती हैं और फिर उसके बाद जाकर वृद्धावस्था में पहुँचती हैं। किंतु नदियों में देखेंगे जो नदियाँ बहती हैं, है ना, जो नदियों में पानी रहता है वहाँ पर कुछ पानी तो ऐसा होता है कि भूमिगत जल के रूप में भूमि में नीचे सूख जाता है, सोख लेता है भूमि। और कुछ नदियाँ कुछ पानी क्या होता है नदियों के साथ बह जाती हैं और वो बहते बहते जाती हैं तो उनकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ होती हैं वो जब जाकर उनसे मिलती हैं तो वहाँ पर वो अपना भाग चौड़ा कर लेती है। जो घाटियाँ होती हैं वो चौड़ी होते जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था। और प्रौढ़ अवस्था में नदियाँ एकदम शांत होती हैं लेकिन उसका बहाव तेज होता है, वहाँ पर बहती है और फिर जब वृद्धावस्था में जाती है तो वो नदियाँ वहाँ पर धीमी गति में बहने लग जाती हैं और कई भागों में बंटकर फिर वो सागर या समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले तो इसमें देखेंगे हम लोग जो युवा अवस्था है। युवा अवस्था में क्या चीज़ है, इसमें जब नदियाँ उद्गम क्षेत्र से निकलकर पर्वतीय क्षेत्र की ओर बहती है तो यहाँ पर वह कई उसकी जो गति होती है वो बहुत अधिक तीव्र होती है और कई इलाकों से बहते हुए वो जाती हैं और अतः इसमें कई सारी नदियाँ हैं जो इसमें मिल जाती हैं और इसके कारण से ये यहाँ पर नदी है, नाले हैं आदि के द्वारा यहाँ पर बहुत अधिक इसमें मिलते हुए ये अपने भागों को चौड़ा कर लेती हैं।
जिसमें मैदानी भागों में आपका जो चित्र दिया हुआ है इसमें कि हिम नदी में किस प्रकार से इसमें दिया है वो चीज़ दिखाया गया है। इसमें देखेंगे नदियाँ घाटियों का निर्माण करती हैं और इससे घाटी गहरी और यहाँ पर जो दीवारी होती है जिसमें नदियाँ अपने आप को यहाँ पर अपने साथ जो कंकड़ पत्थर है उसको लेकर बहती हैं। जब नदियाँ इसमें देखेंगे युवा अवस्था में रहती हैं तो ये क्या करती हैं, पर्वतों से निकलती हैं और पर्वतों से निकलकर कई जगह में जाकर मिलती है। किंतु जब पर्वतों से निकलती है तो ये इतने तेज गति से बहती है कि वहाँ पर से जो आसपास में जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको लेते हुए बहती है और अपने साथ लेकर बहते रहती है। और फिर उसके बाद वो जब पर्वतीय भागों से निकलकर जब धरातल मैदानी भाग में जाती है तो इसका जो बहाव होता है ये धीमा हो जाता है। धीमा होने के बाद ये जो नदियों का जो स्थिति होता है जब पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर जो उसका बहाव होता है उसको हम इसको का ऊपरी अवस्था कहते हैं। ऊपरी अवस्था या फिर बोलेंगे इसका हम लोग इसमें दिया हुआ है युवा अवस्था, कि इस समय इसका बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए इसको युवा अवस्था के नाम से जानते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसमें प्रौढ़ अवस्था क्या है। प्रौढ़ अवस्था में नदी जब पहाड़ियों से निकलकर कई भागों में बढ़ जाती हैं, यहाँ पर पहाड़ी भागों को छोड़कर जब मैदानी भागों में बहती हैं तो नदियों का जो बहाव होता है वो बहुत ही मंद होता है, मतलब धीमा होता है और इसकी गति धीमी हो जाती है। इसके कारण से यह नदियाँ के में यहाँ पर भार इसमें पानी का बहाव बहुत ही धीमा होता है और धीमा होने के कारण से ये शांत नज़र आती हैं। उस समय उतना तेज आवाज़ भी नहीं होता है नदियों के बहाव में, वो शांत रहती है। मैदानी भाग में आपने नदियों को अगर बहते हुए देखा होगा तो देखोगे उसमें लहरें दिखती हैं लेकिन उसका बहाव उतना अधिक नहीं रहता है, एकदम शांत अवस्था में वो नदियाँ बहती हैं। और उस समय ऐसी स्थिति आती है कि वो मैदानी भागों में बहती है और मैदानी भागों में बहने के कारण से इसका जो भूमिगत जल है, इसमें जो जल है वो अधिकांश जल क्या होता है भूमि के अंदर चले जाता है और वो जगह नीचे में जाकर क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इकट्ठे होने लग जाते हैं और नीचे में जब बहते हैं तो वो भूमिगत जल के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। जब हम लोग कुआं या नलकूप खुदवाते हैं, कुआं या फिर देखेंगे बोर खुदवाते हैं तो हमको जमीन के धरातल के नीचे से जो पानी मिलता है वो यही पानी होता है, कि चाहे वो नदी हो, नाले हो, बरसात का पानी हो, भूमिगत जल के द्वारा जो भूमि के अंदर मिलता है वो पानी वो भूजल कहलाता है, जिसको हम कुआं में या फिर नलकूप में इसको प्राप्त करते हैं। इसी में मैदानी भाग में नदियाँ जब यहाँ पर देखोगे बहती हैं तो ये शांत पूर्वक रहती हैं। शांत पूर्वक मतलब यह शांत पूर्वक नदियाँ बहती हैं जिसके कारण से क्या होता है मतलब इसमें खलखल की आवाज़ भी नहीं होती है और इसका बहाव भी इतना तेज नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब शांत अवस्था में बहती हैं तो ये अपने जो नदी किनारे की जो घाटियाँ होती हैं उसको चौड़ी नहीं करती हैं, वो धीरे धीरे बहते हुए जाती हैं और वो शांत रूप में रहती हैं। किंतु जिन क्षेत्रों में यहाँ पर इसी समय में देखोगे कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे महानदी है, इसमें कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे खारून नदी है, शिवनाथ नदी है और जो हसदो नदी है, अरपा नदी है। ये नदियाँ जब जाकर मिलती हैं प्रयाग में तो वो क्षेत्र में उसका बहाव बहुत अधिक तेज हो जाता है और नदियों का जो मिलने का जो स्थान होता है, जो जहाँ पर कई नदियाँ आकर एक बड़ी नदी में मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। और इसी प्रकार से नदियाँ उसी समय वो ये युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में आ जाती हैं और वो प्रौढ़ अवस्था में उसका जो बहने का गति होता है वो बहुत धीमा होता है। अब देखते हैं हम लोग वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जो नदियाँ बहती हैं, वृद्धावस्था में देखेंगे एक तो है कि जब नदियाँ कई नदियों को मिलाकर वो जब सागर या फिर
जैसे यहाँ पर देखेंगे गंगा नदी है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है, या फिर आप ले लोगे कई सारी ऐसी नदियाँ हैं, जैसे महानदी है, वो कई सारी नदियों को लेकर जब सागर में गिरती हैं तो जिस समय वो वृद्धावस्था में पहुंचती हैं, वृद्धावस्था मतलब नदियाँ जब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो उस समय वो नदी के जो समुद्री तटीय क्षेत्रों में कई भागों में बढ़ जाती हैं, और उस समय इसका जो बहाव होता है ये धीमा हो जाता है। धीमा इसलिए होता है कि ये कई भागों में बढ़ती हैं, क्योंकि नदियाँ कई क्षेत्रों से निकलकर ये अपने साथ कई सारे अधिकांश करके बहुत सारे अवसादों को लेकर बहती हैं, और बहुत अवसादों को लेकर बहती हैं, जिसके कारण से क्या होता है यहाँ पर वो अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को उन अंतिम छोर तटीय क्षेत्र में ला लाकर जमा करती हैं, और जमा करने के कारण से वो क्षेत्र क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, और वही जो घाटी है या महासागर है वहाँ पर क्या होता है, वो टापू का रूप ले लेता है, और उसके कारण से वो नदी क्या होती है, कई भागों में बढ़ती है और फिर जाकर समुद्र में या फिर महासागर में जाकर मिलती है। तो इसको हम नदी का मुहाना भी कहते हैं। ये नदी वृद्धावस्था में जब पहुंचती है तब ये नदी की स्थिति होती है कि ये वृद्धावस्था में जब अपने अंतिम अवस्था में पहुंचती है उसको हम नदी का वृद्धावस्था कहते हैं। और उस समय नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टाओं का निर्माण करती है। इसी में एक नदियाँ हैं गंगा नदी, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। किंतु भारत का जो अरब सागर के क्षेत्र की जो नदियां हैं वहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण नहीं होता है। वो नदियाँ उस क्षेत्र की नदियाँ जब अरब सागर में गिरती हैं तो वो डायरेक्ट जाकर गिरती, वहाँ पर किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। ये एक तो है कि यहाँ पर देखेंगे नदियों की अवस्था में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाओं से गुजरकर नदियाँ क्या करती हैं, अपने अंतिम अवस्था में जाकर फिर नदी और सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो ये तो था आपका भारत में जो नदियों की स्थिति है। नदियों का जो स्थिति होता है वो 3 भागों से होकर गुजरता है, जब जिसमें पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर वो उन क्षेत्रों में बहती है जब बहुत तेज गति होती है, और वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर को लाकर क्या करती है, रास्ता बनाती है, और जब धरातल पर उतरती है तो वो उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, और उसमें जब कई सारी नदियां आकर मिलती हैं तो उसका भाग धीरे धीरे चौड़ा होते रहता है, उसका बहाव फिर बहने लग जाती है वो तेज, और फिर वो जब अंतिम अवस्था में जाती है तो वो कई भागों में बंटकर वहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण करती है। तो ये नदी अपवाह तंत्र है, जिसमें देखेंगे भारत, अब हम लोग अगले भाग में भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कई सारी नदियाँ हैं और इसीलिए इसको नदियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदियों को हम धार्मिक रूप से पूजते हैं। नदियों का जो महत्व है हमारे देश में वो बहुत अधिक है, क्योंकि ये नदियाँ सांस्कृतिक रूप से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राजनीतिक रूप से भी है, और हमारे सामाजिक दृष्टि से भी नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व रखती हैं भारत में, क्योंकि इसको हम शुरू से ही पूजते आए हैं, माने मतलब उसको मानते हैं हम लोग। और इसमें देखेंगे अब भारत के जो उत्तर नदी का स्थिति क्या है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपनी स्थिति किस प्रकार से बनाती हैं, उसी प्रकार से जो दक्षिण के क्षेत्रों में निकलने वाली नदियां किस प्रकार की स्थिति बनाती हैं, उसके बारे में हम अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। भारत में जो भारत की नदियों का अपवाह तंत्र है, अपवाह प्रणाली है कि वो क्षेत्र किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं और कहाँ पर वो डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, कहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है, कहाँ कहाँ पर वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, डायरेक्ट गिरती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब अगले वाले भाग में पढ़ेंगे। ये 3 अवस्थाएं हैं जो आप अपने पुस्तक में अच्छे से अध्ययन करोगे, और अध्ययन करके आप इसमें का आगे का
वो करेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि नदियों की स्थिति क्या है। अक्सर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, किस क्षेत्र से होकर बहती हैं, कब उसकी युवावस्था आती है, कब प्रौढ़ावस्था आता है और कब वृद्धावस्था आता है। इसको जानने के बाद हम लोग नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इस पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।